बच्चों, मैं मदन सर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर जनन पढ़ेंगे। आज हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारा पैटर्न पूरा NCERT बेस्ड होगा। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना अध्याय जीवों में जनन। तो जीवों में जनन का पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है वो है जीवन अवधि। या इसे कहते हैं लाइफ स्पैन। जैसा कि सबसे पता चल रहा है, जीवन मतलब जीवन, अवधि मतलब समय। मतलब किसी जीव के जीवन को जो टोटल अवधि, टोटल समय होता है, उसी को हम कहते हैं जीवन अवधि। या और सरल शब्दों में किसी भी जीव के जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। फिर से देखते हैं एक बार। जीवन अवधि का मतलब है किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक का समय, यही जीव का जीवन अवधि कहलाता है। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे मान सकते हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन अवधि 70 साल है। जो लगभग मनुष्य का जीवन अवधि होगा एवरेज, वो 70 साल होगा। इसका मतलब इसका जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय कितना है? 70 साल। ठीक, तो यही 70 साल मनुष्य का जीवन अवधि कहलाएगा। और दूसरा उदाहरण, जैसे कोई आम का पौधा मान लेते हैं, आम का पेड़ मान लेते हैं। आम का पेड़ का हम मानते हैं जीवन काल होगा, जीवन अवधि होगा 25 साल के आसपास। इसका मतलब है कि 25 साल के अंतर्गत आम एक नए पौधे से लेकर एक विशाल वृक्ष के रूप में बदल जाएगा और अपनी जीवन प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो मर जाएगा, अपनी जीवन प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इसी को हम कहते हैं जीवन अवधि। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर सभी जीव मर जाते हैं, सबकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, तो कैसे पृथ्वी पर जीवन संभव है? कैसे आगे के जीव आते हैं? सबके मरने के बाद नया जीव उत्पन्न कैसे होता है? तो पृथ्वी पर जीवों में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया, एक जैविक क्रिया होती रहती है, जिसे हम कहते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव अपना जीवन काल पूरा करता है, लेकिन प्रत्येक जीव अपने मरने से पहले अपने ही जैसे नए जीवों का निर्माण करता है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं जनन या रिप्रोडक्शन। आज हमारा सबसे प्रमुख टॉपिक यही है, जनन या रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव अपने मृत्यु होने से पहले अपने जैसे नए संतान, नए जीव का निर्माण करता है, और यही नए जीव का निर्माण करने की प्रक्रिया जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। फिर से देखते हैं एक बार, जनन या रिप्रोडक्शन जीवों में होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, इसी के द्वारा जीव अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। जीव द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। प्रत्येक जीव अपने मरने से पहले, अपने शरीर नष्ट होने से पहले अपने जैसे नए जीव उत्पन्न कर जाते हैं, ताकि उनका वंश, उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहे। ये था जनन। अब हम देखते हैं जनन के उद्देश्य। जनन होता क्यों है जीवों में? जनन का उद्देश्य है कि जनन द्वारा ही जीव अपनी जाति की संख्या में वृद्धि करते हैं, जितने ज़्यादा इनकी संख्या होगी, ये उतने ही सर्वाइव कर पाएंगे वायुमंडल में या पर्यावरण में। तो सबसे पहला जनन का उद्देश्य है संख्या में वृद्धि। जनन द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। दूसरा है अपने अस्तित्व को बनाए रखना। हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि मान लेते हैं अगर जनन की प्रक्रिया ना होती, तो एक कल्पना करते हैं कि एक आम का पेड़ एक बार उगता, अपना जीवन पूरा करने के बाद वो नष्ट हो जाता, दूसरे आम का पेड़ होता ही नहीं। लेकिन जनन की प्रक्रिया द्वारा वो आम का पेड़ अपने नष्ट होने से पहले अपने जैसे बहुत सारे बीज उत्पन्न करता है, और उन्हीं में से बहुत सारे बीज नए पौधों का निर्माण करते हैं तथा अपनी संख्या को बनाए रखे हुए हैं। तो जनन द्वारा जीव अपनी संख्या भी बनाए रखते हैं और अपने अस्तित्व को भी बनाए रखते हैं। इसके अलावा तीसरा है कि जनन द्वारा ही जीवों में अनुकूलता आती है।
जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा जीवों में अनुकूलता आती है। जीव अपने आप को वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। हमेशा आने वाली नई पीढ़ियाँ पुरानी पीढ़ियों से थोड़ी बहुत बेहतर होती हैं वातावरण के प्रति। तो ये था हमारा जनन का उद्देश्य। फिर से देखते हैं, संख्या में वृद्धि, जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करना। जनन होगा तो उनकी संख्या बनी रहेगी तथा वो अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे, और इसी प्रकार वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं वातावरण के हिसाब से। जनन द्वारा उनमें अनुकूलता आती रहती है। आगे देखते हैं जनन के प्रकार, मतलब जनन कितने प्रकार का होता है। तो बेसिकली जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन तथा दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जीवों में जनन 2 प्रकार का, एक अलैंगिक या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा लैंगिक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं सबसे पहला हम अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन है जिसमें जीवों के लिंग का कोई भेद नहीं होता। जीव नर है या मादा इससे मतलब नहीं होता है। इसमें एक ही जीव या एक ही जनक द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। एक ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव या जनक द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, उसी को कहते हैं हम अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें एक ही जीव या जनक द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, इसी विधि कहलाती है अलैंगिक जनन। और उत्पन्न हुआ नया जीव पूरी तरह अपने जनक के समान होता है, हूबहू होता है, इसी कारण इसे हम क्लोन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन क्यों कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह पूरी तरह अपने जनक या पुराने जीव के समान होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम मान लेते हैं कि कोई अमीबा एक कोष के जीव है, ठीक, एक कोष के प्रोटोजोआ है। अमीबा जब जनन करेगा तो जनन करने में इसमें एक विभाजन होता है, द्विविभाजन, जिसमें इसका शरीर 2 भागों में बढ़ जाता है और द्विविभाजन करके नया जीव बनाता है। तो जब नया अमीबा बनेगा वो पूरी तरह अपने पहले वाले पैरेंट अमीबा के समान ही होगा, उसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होगा, वो हूबहू अपने पैरेंट जैसे होगा, क्योंकि वो हूबहू अपने पैरेंट जैसे होगा और इसीलिए इसे हम कहते हैं क्लोन। तो अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें एक ही जीव नए जीव की उत्पत्ति करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नया जीव क्लोन कहलाता है क्योंकि वह अपने पैतृक जीव जैसे के समान ही होता है। ये हो गया अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बहुत सी विधियां हैं जो हमें पढ़नी है, उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम अगला पढ़ेंगे लैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें 2 विपरीत लिंगी जीव परस्पर सहयोग करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 विपरीत लिंगी जीव परस्पर प्रक्रिया द्वारा नए जीव का निर्माण करते हैं। अब 2 विपरीत लिंगी जीव का मतलब कि दोनों जीव में से एक नर होगा, दूसरा मादा। ये नर और मादा जीव इनके शरीर में विषेवा की कोशिकाएं बनती हैं जिसे हम युग्मक कोशिकाएं कहते हैं। नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु ये नर और मादा युग्मक हैं। इनके परस्पर मिलने से एक नई संरचना बनती है जिसे हम कहते हैं युग्मनज या जाइगोट।
ये जाइगोट वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है। फिर से देखते हैं, लैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो पर विपरीत लिंगी जीव नए जीव का निर्माण करते हैं। इसमें एक जीव नर होता है, दूसरा जीव मादा होता है। नर जीव के शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका बनती है, जिसे हम कहते हैं नरयुग्मक या शुक्राणु। मादा के शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिका बनती है, जिसे कहते हैं मादा युग्मक या अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु या नरयुग्मक या मादा युग्मक आपस में निषेचित करते हैं तो निषेचन के फलस्वरूप एक नई कोशिका बनाती है, जिसे हम कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। यही जाइगोट आगे वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है। लैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन, अब तक हमने पढ़ा जनन के प्रकार, अलैंगिक और लैंगिक। अब देखते हैं हम अलैंगिक जनन को डिटेल में। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, किन जीवों में होता है। तो इसे शुरू करने से पहले फिर से हम जानते हैं अलैंगिक जनन की परिभाषा। तो अलैंगिक जनन जनन की वह विधि जिसमें एक ही जीव या एक ही जनक अपने शरीर की कोशिकाओं से नए जीवों का निर्माण करता है, और अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन के प्रकार में बहुत सारी विधियां हैं, तो उन्हीं में से कुछ का जो विशेष है हमारे लिए हम उनका अध्ययन करेंगे। तो अलैंगिक जनन का जो पहला प्रकार है वो है विखंडन या फिसन। ठीक, तो विखंडन या फिसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोष के जीव का शरीर नए जीव बनाने के लिए विभाजित होता है, कभी दो भागों में, कभी दो से ज़्यादा भागों में। ठीक, विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर या जीव की कोशिका विभाजित होकर नया जीव बनाती हैं। विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव का कोशिका विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करती है। ये प्रमुख रूप से होता है प्रोटोजोआ संख्य जीवों में या जीवाणुओं में, कुछ जीवाणुओं में भी होता है। विखंडन की प्रक्रिया प्रोटोजोआ या जीवाणुओं में भी होता है, प्रोटोजोआ तथा जीवाणुओं में। अब विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविभाजन या द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। तो इसमें पहला देखते हैं हम द्विविभाजन। विखंडन की पहली प्रक्रिया है द्विखंडन या बाइनरी फिशन। इस प्रक्रिया में द्विखंडन में जीव का पूर्ण विकसित कोशिका या पूर्ण विकसित शरीर दो भागों में डिवाइड होता है और दोनों भाग दो नए जीवों का निर्माण करता है। ये प्रमुखता होता है प्रोटोजोआ संघ के सभी सदस्यों में, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। एक कोष के जीव का कोशिका देखते हैं। द्विखंडन या बाइनरी फिशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोष के जीव की पूर्ण विकसित कोशिका, जो कोशिकाएं पूर्ण विकसित हो जाती हैं, वो दो भागों में डिवाइड होती हैं केंद्रक सहित, और वो दोनों भाग एक नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं अमीबा में। जैसे पता ही है कि अमीबा एक कोष के प्राणी है, प्रोटोजोआ है, हिमालय अमीबा है, और ये इसका डीएनए। तो जब अमीबा पूर्ण विकसित हो जाता है, पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व होने के बाद इसकी जो कोशिका है ये बीच से थोड़ा सा डिवाइड होना शुरू होती है, मतलब डंबल से बनना शुरू होती है। ऐसे बीच से थोड़ा पिचकना शुरू होता है, सिकुड़ना शुरू होता है, और इसी के साथ इसका जो न्यूक्लियस है या डीएनए, ये भी इसी के साथ धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होता है। और धीरे धीरे करते हुए ये पूरी तरह ऐसे आकर, जैसे कि तब इस प्रक्रिया में इस तरह कोशिकाएं दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, कोशिका दो भागों में डिवाइड होना शुरू करती है, और एक प्रक्रिया के बाद ये दोनों भाग डिवाइड हो जाते हैं और दो नए अमीबा का निर्माण करते हैं। इसके साथ इनका जो जीवद्रव्य था या ये जो डीएनए था, ये भी इनके साथ कोशिका में पहुंच जाता है और ये दोनों नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक अमीबा से दो नए अमीबा का निर्माण होता है द्विखंडन की प्रक्रिया द्वारा। उदाहरण में लिखेंगे हम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। तो हो गया द्विखंडन। अब इसकी दूसरी प्रक्रिया है बहुखंडन, उसे देख लेते हैं।
जैसा कि नाम से पता चला, बहुखंडन मतलब कि कोशिका का जो केंद्रक होगा वो बहुत सारे भागों में टूटेगा और प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करेंगे। मतलब जीवों की कोशिका में केंद्रक विभाजित होकर बहुत से भाग बनाता है, बहुत से खंड बनाएगा और प्रत्येक खंड एक नए जीव का निर्माण करेगा। इस पर क्या कहते हैं? बहुखंडन या मल्टीपल फिशन। अब इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम सुना होगा आप लोगों ने। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन परजीवी है जिसके कारण मलेरिया नामक रोग फैलता है। अब ये एक कोष के जीव है। जैसे मान लेते हैं कि ये प्लाज्मोडियम की कोशिका है, ठीक। इसके अंदर ये इसके कुछ केंद्रक हैं। जब इसमें जनन होने वाला होगा तो ये केंद्रक डिवाइड होते हैं बहुत तेज़ी की संख्या में और बहुत सारे केंद्रक का निर्माण करते हैं। बहुखंडन की प्रक्रिया हो रही है, बहुत सारे केंद्रक बन रहे हैं और जब ये कोशिका फटेगी तो इस कोशिका के फटने के साथ इसके जो केंद्रक हैं ये बाहर निकल आएंगे और समस्त केंद्रक अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव या नए प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेंगे। ये प्रक्रिया है बहुखंडन की। तो विखंडन की दो प्रक्रिया, द्विखंडन जिसमें जीव दो भागों में बढ़ता है, उदाहरण अमीबा पैरामीशियम। बहुखंडन जीव बहुत सारे भागों में बढ़ता है जैसे कि प्लाज्मोडियम, केंद्रक बहुत सारे केंद्रक बनेगा, हर केंद्रक के नए जीव का निर्माण करेंगे। अगली विधि है मुकुलन या बडिंग। इस विधि में क्या होता है कि कुछ जीवों के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है, उभार या बड या उसी को मुकुल कहते हैं, और वो उभार शरीर से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है। कुछ जीवों में शरीर पर उभार या आउटग्रोथ बनते हैं जिन्हें बड या मुकुल कहते हैं। ये मुकुल परिपक्व होकर जीव से अलग होते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। जीव से अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर के ऊपर छोटे छोटे उभार बनते हैं। वो उभार, उन उभारों को मुकुल या बड कहते हैं। ये उभार जब परिपक्व हो जाते हैं तो जीव के शरीर से अलग होते हैं और अलग होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। अब मुकुलन की प्रक्रिया होती किस में है? तो मुकुलन की प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से हाइड्रा में और ईस्ट में, ईस्ट एवं हाइड्रा। क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि मुकुलन की प्रक्रिया किस में होती है? तो मुकुलन की प्रक्रिया मुख्य रूप से हाइड्रा और ईस्ट में होती है। अब देखते हैं कैसे होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हाइड्रा है, इसके स्पर्शक हैं जिसके द्वारा चलता फिरता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। एक साधारण हाइड्रा है। जब ये प्रक्रिया होने वाली होगी तो इसके शरीर पर एक छोटा सा उभार बन जाएगा। ये उभार कहलाएगा बड या मुकुल। कोशिका परिपक्व होगी, मतलब शरीर बढ़ेगा, विकसित होगा और ये मुकुल वृद्धि करेगा और ये भी हाइड्रा के जैसे संरचनाएं बनाएगा। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, संरचना इसकी पूरी हो जाएगी, तब ये पैतृक जीव से अलग हो जाएगा और खुद एक अपना नया जीव का निर्माण कर लेगा।
देखा आप लोगों ने हाइड्रा, हाइड्रा के शरीर पर एक अतिरिक्त उभार, एक्स्ट्रा उभार बनता है, इसे हम बड कहते हैं। ये बड़ी परिपक्व होता है, परिपक्व वृद्धि करता है, और वृद्धि जब पूरी हो जाती है तो शरीर से अलग हो जाता है एक पुराना हाइड्रा, और ये वृद्धि टूटा हुआ नया हाइड्रा एक नए जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार मुकुलन की प्रक्रिया पूरी होती है मुख्य रूप से ईस्ट और हाइड्रा अभी तक। अब आगे देखते हैं बीजाणु द्वारा जनन, यह हम इसे कहते हैं बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख्य रूप से होती है कवकों में, शैवालों में, या कुछ विकसित पेड़ पौधों में, जैसे कि जिम्नोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा जिम्नोस्पर्म में। तो बीजाणु द्वारा जनन सबसे पहले जानते हैं बीजाणु होता क्या है। तो बीजाणु कवकों शैवालों में एक कोश की संरचना है, एक कोश की संरचना है जिसमें नए जीव उत्पन्न करने की या नया कवक उत्पन्न करने की क्षमता होती है। बीजाणु द्वारा जनन ये मुख्य रूप से पाया जाता है कवक और शैवालों में। अब देखते हैं कैसे। एक कवक देखा होगा आप लोगों ने, राइजोपस। राइजोपस वही कवक है जो रोटी पे लगता है, फफूंद जिसे हम कहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद रुई के जैसा। अब उसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये राइजोपस का तंतु या फिलामेंट है जिसे हम हाइपी कहते हैं, और इसमें ये इसका ऊपर फूला हुआ भाग होता है जिसे हम बीजाणुधानी कहते हैं। इसमें बहुत से महीन बहुत सारी संख्या में, असंख्य संख्या में एक कोश के महीन संरचनाएं पाई जाती हैं, सूक्ष्म संरचनाएं, जिसे हम बीजाणु कहते हैं, बीजाणु या स्पोर कहते हैं। ठीक, और जिस संरचना में पाई जाती है इसे हम कहते हैं बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम कहते हैं। जब ये कोशिका परिपक्व हो जाएगी तो इसका बीजाणुधानी फूल जाएगा, फूल के फट जाता है। और फटने के बाद इसके जो बीजाणु या स्पोर्स हैं ये बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकल के आसपास स्थल पर पड़ते हैं। जब इन्हें अनुकूल पर्यावरण, अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं तब ये नए कवक या नए शैवाल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है बीजाणु जनन, मतलब बीजाणु द्वारा जनन। बीजाणु जनन मुख्य रूप से शैवाल और कवकों में सबसे कॉमन देखा जाता है राइजोपस या रोटी वाले कवक में, या रीजनरेशन। पुनरुद्भवन या रीजनरेशन जनन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव का शरीर का कोई भाग कट जाए और उस कटे हुए भाग से नए जीव का निर्माण हो। जीव के शरीर के किसी भी कटे हुए भाग से जब नए जीव का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। ये मुख्यतः होता है, इसका सबसे कॉमन उदाहरण है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया सबसे कॉमन उदाहरण है, और प्लेनेरिया एक क्रीम होता है, चपटा क्रीम होता है। प्लेनेरिया है। अब रीजनरेशन में होगा क्या कि यदि हम इसके शरीर के पार्ट्स को अलग कर दें, इसे काट दें अलग अलग, तो मान लेते हैं इसका एक भाग यहाँ तक काट दिया, इतना ये काट दिया, इतना ये काट दिया, तो अब इसके इस भाग से एक नए प्लेनेरिया का निर्माण हो जाएगा।
मतलब शरीर के जितने भी टुकड़े होंगे, जितने भी खंड बनेंगे, हर खंड से एक नए नए प्लेनेरिया या नए नए जीव का निर्माण होगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। पुनरुद्भवन की क्षमता कुछ जीवों में और भी पाई जाती है, जैसे कि छिपकली देखा होगा। छिपकली में भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन उनमें जनन की क्षमता नहीं होती, उनमें सिर्फ नए अंगों के विकास की क्षमता होती है। जैसे छिपकली का जब पूँछ कट जाता है तो उसके स्थान पर कुछ समय बाद अपने आप नए पूँछ का निर्माण हो जाता है। तो ये भी एक प्रक्रिया है पुनरुद्भवन की, लेकिन उसमें उसके पूँछ से नया जीव नहीं बनेगा, सिर्फ उसमें फिर से वृद्धि करने की क्षमता होती है। तो यह हो गया आज अलैंगिक जनन, जीवों में अलैंगिक जनन। आज हमने इतना पूरा पढ़ा जीवों में अलैंगिक जनन। अब आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसी के आगे का टॉपिक पौधों में अलैंगिक जनन, या हम उसे कहते हैं कायिक जनन या प्रथि जनन। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद।